हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इसमें अपने रीड पार्ट सेकंड जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है साइंस स्ट्रीम के अंदर उसे हम डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार अपने देख लिए थे, जो थे हमारे पास। पहला जो योगात्मक अभिक्रिया को देखा, दूसरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो विलोपन अभिक्रिया को, और तीसरा जो प्रकार था वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हमने यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस किया। आज जो अपने यहाँ पर जो पार्ट देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, ठीक है। तो कोई भी बड़ा अणु होगा जो किसमें टूट जाएगा, छोटे अणुओं में टूट जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण लें कि जो A और B है वो टूट जाए, किसमें, A और प्लस B में टूट जाए, तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होता है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब किसी चीज को तोड़ा जाए तो तोड़ा किससे जा रहा है, उसके आधार पर मैं अभिक्रियाओं को यहाँ पर प्रकार बताता हूं। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, तापीय अपघटन। दूसरा जो हो जाता है प्रकाशीय अपघटन, और तीसरा जो अपघटन है वो कौन सा हो जाता है, विद्युत धारा अपघटन। मतलब जो अपघटन करवाया जाएगा वो किससे करवाया जाए, ताप से उसको तोड़ा जाए, प्रकाश से उसे तोड़ा जाए, या उसे विद्युत धारा से उसे तोड़ा जाए, उसके आधार पर अपघटन जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की हो जाती है। अब कैसे, जैसे हमने उदाहरण लिया कि NaCl का जलीय अणु है, ठीक है, या गलित NaCl है। 2 बातें हो जाती है इसमें। देखो, एक तो NaCl का जलीय अणु, और एक मैंने यहां पर कहा कि जो NaCl है वो गलित अवस्था में है, ठीक है। तो गलित NaCl है, मेल्ट NaCl है। ये जब टूटता है तो इसको अपने तोड़ा कि यहां पर इसको विद्युत धारा हमने दी, और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करने पर ये जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, Na, और किस में टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा। लेकिन इसी को अगर जो NaCl है, इस NaCl का हमने यहाँ पर जलीय विलयन अगर लेते हैं और इसके अंदर अगर अपनी विद्युत धारा को अगर प्रवाहित करते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये किस में टूटेगा, क्लोरीन में, हाइड्रोजन में, और साथ में क्या मिलेगा हमें, NaOH मिलेगा। तो अब देखिए, टूटना भी क्या हुआ, अलग अलग तरीके से हुआ इसका। ये अपने इसको किसमें तोड़ा जा सकता है, तो अगर गलित NaCl लिया जाता है तो गलित NaCl मतलब NaCl जो ठोस था उसको हमने पिघला लिया, उसको द्रवित अवस्था में लेकर गए तो गलित NaCl आ गया। तो गलित NaCl के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na और क्या मिलेगा हमें, Cl मिलेगा। और यदि एक्वस जलीय NaCl के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलता है अपने को, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कि यहाँ पर अपने को सह उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करवाते हैं कि अपने यहाँ पर इसको प्रयोग करवाते हैं। प्रयोग जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि एक पात्र लिया जाता है और इस पात्र में 2 धातु की छड़ें लगी होती है, और इन धातु की छड़ों को हम किससे जोड़ देते हैं, यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो धातु की छड़ों को किससे जोड़ दिया जाएगा, बैटरी से। ये धनात्मक और ये कौन सा हो जाता है, पार्ट ऋणात्मक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनोड, और इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैथोड नाम दिया जाता है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर NaCl को भरना है। तो NaCl कैसा है वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर NaCl हमने 2 प्रकार का ले सकते हैं। कि जैसे पहले मैंने गलित NaCl लिया, तो गलित NaCl को जब लूंगा तो NaCl का विद्युत अपघटन जब होगा, क्योंकि विद्युत अपघटन पदार्थ है, और विद्युत अपघटन पदार्थ का जब अपघटन होता है तो वो किसमें टूटा, Na पॉजिटिव, और किसमें टूट जाता है, Cl नेगेटिव में। अब Na पॉजिटिव जिस पर आवेश कौन सा, धन आवेश है, और धनावेश किसकी तरफ गति करेगा, कैथोड की तरफ, और जिस पर ऋणावेश है वो किस तरफ गति करेगा, एनोड पर। तो इसका मतलब यहां पर अपने कह सकते हैं कि इस प्रयोग के अंदर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो रही है, तो देख सकते हैं अपने क्लोरीन हमें कहां प्राप्त हुई, कैनोड की, क्लोरीन की प्राप्ति हमें एनोड पर हो रही है, और सोडियम धातु हमें कहां प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त
होती है। तो ये भी बड़े इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अपघटन की प्रक्रिया के अंदर जब अपघटन करवाया जाता है, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन करवाया गया, तो सोडियम धातु कहां प्राप्त होगी? तो सोडियम धातु की प्राप्ति हमें कहां हो जाती है? एनोड पर प्राप्त होती है। इसी तरह से इस NaCl के साथ में अगर जल भी मौजूद है, तो जल ही NaCl है, तो दो चीजों का अपघटन हुआ यहाँ पर, H पॉजिटिव, H2O का भी यहाँ पर अपघटन हुआ और H2O अपघटित होकर किसमें परिवर्तित हुआ? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर दो ऋणायन है और दो ही क्या है? धनायन है। तो इनमें से कौन सा पहुंचेगा? तो सीधी सी बात है कि जिसका अभिगमनांक ज्यादा होता है। अभिगमनांक से यहां पर सिंपल लैंग्वेज में अगर अपने बात करें, जिसकी गति ज्यादा है वो पहले पहुंच जाएगा। तो अभिगमनांक Na और H में से अभिगमनांक ज्यादा किसका होता है? H का। इसी तरह से Cl और OH में से जो अभिगमनांक ज्यादा होता है वो किसका होता है? Cl का ज्यादा होता है। तो Cl माइनस कहां पहुंचेगा? Cl माइनस को अगर अपने पहुंचाते हैं यहां पर, तो Cl माइनस तो सिंपल सी बात थी, वो कहां पहुंच रही है? ऋणावेश है, और ऋणावेश कहां पहुंच रहा है? एनोड पर। तो क्लोरीन गैस कहां मिलेगी? एनोड पर। अब अपने को कैथोड पर जो अपने को पहले सोडियम धातु की प्राप्ति हो रही थी, अब सोडियम धातु से अभिगमनांक किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है। तो अब इस कंडीशन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। और यहां पर इस विलयन में क्या बचा रहेगा? NaOH हमारे पास शेष रहेगा। इसलिए हमने इसको कहा था कि किसका निर्माण कर रहा है? वो सह उत्पाद का निर्माण यहां पर कर रहा है। तो इस तरह से देखिए कि जो अपघटन की जो प्रक्रिया है, विद्युत धारा के द्वारा भी अपघटन करवाया जा रहा है, उसको भी अपने यहां पर देखिए कि उसको गलित अवस्था में अपघटित किया जा रहा है या उसके जलीय विलयन को अपघटित करवाया जा रहा है। ठोस अवस्था में कभी भी अपघटन नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो उसको या तो अपने को मेल्ट करके इसका अपघटन करवाया जाएगा, या उसको अपने गलित अवस्था जो जलीय विलयन इसका लिया जाएगा, या एक्वस या किसी भी विलायक में उसको घोलकर उसका क्या करवाया जाता है? अपघटन की प्रक्रिया उसमें संपन्न करवाई जाती है। ठीक है, तो ये जो अपघटन हुआ वो अपने पास यहाँ पर विद्युत धारा के द्वारा अपघटन हो गया। इसकी तरह से तापीय अपघटन, जैसे हमने कहा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है वो कैसा होता है? तापीय। देखो मैंने यहाँ पर ताप के निशान डेल्टा के चिन्ह को प्रयोग में लिया, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होने के कारण से इसमें से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ये जो अपघटन है वो किस प्रकार का अपघटन यहां पर हो रहा है? तो ये अपने कह रहे हैं कि जो ये अपघटन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है वो कैसा है? तापीय अपघटन की श्रेणी में आ रहा है। तो अपघटन तो हुआ, लेकिन उसमें पूछ ले कि ये उक्त अभिक्रिया किस प्रकार का अपघटन है? चार ऑप्शन दे दे, विद्युत धारा, ताप, प्रकाश, ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से अगर अपने को दे दिया जाता है, तो इसका जो अपघटन है, देखो यहाँ पर चिन्ह जो दिया गया है वो प्रकाश ताप का चिन्ह दिया गया है, उष्मा का जो चिन्ह दिया गया, इसका अर्थ ये कौन सा अपघटन होता है? तापीय अपघटन की श्रेणी में आता है। ताप के द्वारा इसका क्या करवाते हैं? अपने अपघटन करवाया जाता है। तो इसे हम तापीय अपघटन की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपने बात करें कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, और इस HCl का मैंने अपघटन कराया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट कर किस में टूटा? हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूटा। तो यहां पर ये H का साइन दे दिया जाए, या इसके ऊपर लिख दिया जाए कि सूर्य का प्रकाश। तो एक ही बात है, ये जो अपघटन हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड का अपघटन देखने को मिल रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन की श्रेणी में इसे रखा जाता है। तो ये अपघटन की प्रक्रिया अपने पास कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की अपघटन की अभिक्रिया, 3 प्रकार की अपघटन की अभिक्रिया यहां पर हो जाती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं और उसमें पूछूं कि उक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, जैसे हमने यहां पर लिखा एक उदाहरण के रूप में, ये उदाहरण लिया हमने, और यहां पर हमने उत्पाद बनाया, वो उत्पाद इस प्रकार का बनाया हमने। ठीक है, जैसे हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ये जो उत्पाद बना इस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो ये कहते हैं साइनोहाइड्रिन का जो निर्माण किससे करवाया? अपने एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई गई है। तो एसीटोन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन अपने को जैसे दे देता है कि यहाँ पर ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण दे दे कि ये अपघटन अभिक्रिया है।
तीसरा वो कहता है कि ये जो अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया है, और चौथा यहां पर उदाहरण दे देता है कि ये हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये होगी, जिसमें अपने को यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहां पर अपघटन टूटा नहीं है, ये एसीटोन नहीं टूटा, नहीं हाइड्रोजन, यहां इस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ज्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब यहां पर योग देखने को मिल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहां पर ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर अपने अंदर जाएं इसके अंदर, तो योग पहले किसका हो रहा है वो भी यहां पर हो सकता है कि ये नाभिक से नहीं योगात्मक है या इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक है। दूसरी बात अपने कह सकते हैं योग का पता कैसे चला, तो हमने बताया था आपको कि जहां पर भी असंतृप्तता दिखाई देती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है, तो जहां पर भी असंतृप्तता है इसका मतलब वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, अपने को योग मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपने यहां पर इसको कह सकते हैं कि संतृप्तता असंतृप्तता यहां पर समाप्त हो रही है, इसलिए अपने इसे क्या कह सकते हैं, योगात्मक। अब योगात्मक को मैंने कहा कि योगात्मक भी 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे, ये जो योग है वो नाभिक स्नेही का पहले हो रहा है, ठीक है, या योग पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का हो रहा है, तो इसके आधार पर भी ये 2 प्रकार की हो सकती है, नाभिक स्नेही योगात्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो यहां पर पहला जो योग है वो पहला योग किसका होता है, नाभिक स्नेही का होता है, कि पहला जो आक्रमण करेगा ये जो Cn है माइनस, वो Cn माइनस किस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर आक्रमण करेगा, और जो H प्लस है वो किस पर जुड़ेगा, यहां पर ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण में आती है। क्यों, अपने दोनों तरह से देख सकते हैं। जैसे मैंने इस अभिक्रिया को कुछ इस रूप में यहां पर देखता हूं कि पहला जो योग मैंने यहां पर Cn का करवाता हूं, और दूसरी अभिक्रिया के अंदर पहला जो योग है मैं H प्लस का करवाता हूं। दोनों तरह के योग हम करके यहां पर देख लेते हैं, और उत्पाद अपने पास कुछ इस तरह का बनता है। तो यहां पर देखिए पहला योग मैंने किसका करवाया, Cn का योग करवाया, तो Cn के योग से कार्बन पर Cn का योग हो गया और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। दूसरे में हमने कहा कि ऑक्सीजन पर तो H का योग हो गया और कार्बन पर आवेश कौन सा हो गया, धनावेश आ गया। अब योग सिंपल सी बात है, यहां तो आपको ऋणावेश और धनावेश दिखाई दे रहे हैं HCN के अंदर, लेकिन आप कहते हैं यहां पर कैसे दिखाई दे। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से ये पाई बंध जो है वो किसकी तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं, ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो पाई बंध का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ हो जाता है, जिससे उस अधिक विद्युत ऋणी तत्व के रूप पूर्णतः आवेश नहीं आया, आंशिक आवेश है। आंशिक का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन युग्म उसकी तरफ चला गया, पूरी रूप से नहीं गया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से आवेश आया और कार्बन पर आंशिक रूप से क्या आ गया, धनावेश। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, ये किसके कारण से हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण से ये आंशिक रूप से आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और माइनस इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ठीक है, इसको हमने नहीं देखेंगे यहां पर। तो यहां पर हमने देखा कि पहला योग अपने दोनों तरह से करवाया गया, और करवाने पर देख सकते हैं कि यहां पर पहला योग किसका हो, जैसे यहां पर पहला योग किसका करवा रहे हैं, आपने देखिए यहां पर नाभिक स्नेही का पहला योग करवा रहे हैं, और यहां पर हमने पहला योग किसका करवाया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का पहला योग इसके ऊपर करवा रहे हैं। तो योग होने के बाद में ये मुख्य उत्पाद नहीं है, ये उत्पाद दोनों के दोनों जो बने हैं वो कैसे उत्पाद हैं, मध्यवर्ती उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। तो मध्यवर्ती उत्पाद में से जो ज्यादा स्थायी उत्पाद बनेगा वही आगे चलकर क्या करता है, मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। तो अब इसमें देखिए यहां पर कार्बन पर धनावेश है और यहां पर ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश है। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश का आना स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, जबकि कार्बन पर जो धनावेश आ रहा है वो इसकी तुलना में ये कम स्थायी है। तो ये ज्यादा स्थायी होने की वजह से आगे यही क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब पहले अगर इसके ऊपर नाभिक स्नेही का अगर योग हो जाता है तो ज्यादा स्थायी मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण
होता है, ठीक है, और वो आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके आधार पर अपने यहां पर कहा था कि जो योग है वो भी दो तरह का हो सकता है, नाभिक स्नेही का पहला योग हो या पहला योग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग उसके ऊपर देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से ये हमने यहां पर चारों प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी वो संपन्न कर ली, और इसके बाद में हम एक नया इसमें कंसेप्ट लेकर चलते हैं अभिक्रियाओं के अंदर, वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे। इसके बाद में इसमें हम बात करेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, इनके ऊपर भी अपने डिस्कस करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे, ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ की बात करेंगे। इसके अलावा हम यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया की भी यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी कंसेप्ट की बातें यहां पर हम करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं कि ऑक्सीकरण क्या है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या क्या है, पहली बात मैं यहां पर करता हूं, सिंपल सी बात, हमने कहा ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है। दूसरा, हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण है। चौथा, धनावेश में वृद्धि, ये भी ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आता है। पांचवा, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इसे भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑक्सीकरण की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑक्सीकरण को अपने यहां पर 5 तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है। किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण की श्रेणी में रखते हैं। किसी तत्व में से हाइड्रोजन का निष्कासन हो, इसे भी हम ऑक्सीकरण की श्रेणी के अंदर रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर कोई भी तत्व कर देता है तो भी ऑक्सीकरण की श्रेणी के अंदर है। धनावेश में, मतलब उसके ऊपर पहले से धनावेश था और धनावेश में और वृद्धि देखने को मिली तो भी वो किस कैटेगरी में आता है, ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आता है। और ऑक्सीकरण अंक में यदि उसके वृद्धि हो रही है तो उसे भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑक्सीकरण की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इन चीजों को एक एक को अपने डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का योग अगर देखा जाए, जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम धातु है और इस मैग्नीशियम धातु पर मैंने देखिए यहां पर ऑक्सीजन का योग करवा दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु पर ऑक्सीजन का योग करवाया तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। इसी तरह से एल्यूमिनियम धातु है और इस एल्यूमिनियम धातु के ऊपर हमने ऑक्सीजन का योग करवा दिया तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो जहां पर भी ऑक्सीजन का योग देखने को मिलता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन पर ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये भी क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो भले वो धात्विक प्रवृत्ति का यौगिक हो या अधात्विक प्रवृत्ति का यौगिक हो, जहां पर भी ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन का योग। दूसरी हमने यहां पर बात की थी, वो बात की थी हाइड्रोजन का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन अगर अपने को देखने को मिलता है तो भी वो ऑक्सीकरण की श्रेणी में ही आता है। जैसे 2HCl और ये किस में परिवर्तित हो जाए, H2 और Cl2 में परिवर्तित हो जाए। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, अपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहा जा सकता है। तो किसी भी तत्व में से हाइड्रोजन का निष्कासन होना, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहां पर कह सकते हैं कि तीसरी बात जो अपने ऑक्सीकरण के लिए लागू की थी वो ये कही थी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग
कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, जैसे सोडियम धातु है और सोडियम धातु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन का निर्माण कर दिया, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो ये ऑक्सीकरण की श्रेणी में है। यहां पर हाइड्रोजन का क्या देखने को मिल रहा है अपने को, हाइड्रोजन का निष्कासन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु ने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग ही यहां पर देखने को मिला, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। तो जहां पर भी अपने को कोई भी धात्विक तत्व है, सामान्यतः धातु ही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो धातु की परिभाषा ये देते हैं कि धातु क्या है, तो अपने कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण में आती है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्याग किस कैटेगरी में आई, ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आती है। जैसे अपने यहां पर कह सकते हैं कि मेरे पास जैसे Cl माइनस है और Cl माइनस से किस में परिवर्तित हो जाए, Cl, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोराइड ऋणात्मक था, ऋणावेश से ये क्या बन गया, उदासीन क्लोराइड बन गया। ठीक है, या अपने इसके भी कह सकते हैं 2Cl माइनस, ये परिवर्तित हो जाता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्योंकि यहां पर भी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपने इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि यहां पर हमने कहा था कि धनावेश में वृद्धि, या हमने यहां पर कह सकते हैं कि ऋणावेश में कमी का होना भी क्या है, ऑक्सीकरण की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर अपने इस उदाहरण में देखा कि यहां पर देखिए कि ऋणावेश में क्या देखने को मिल रही है अपने को, ऋणावेश में हमें यहां पर कमी देखने को मिल रही है। तो ऋणावेश में कमी का होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की श्रेणी के अंदर आता है। तो ये दोनों उदाहरण ऋणावेश की कमी के उदाहरण है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग तो यहां पर हो ही रहा है। ठीक है, तो ये भी अपने क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यहां पर कहलाती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की श्रेणी में इसे रखा जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। इसके अलावा हमने यहां पर ऑक्सीकरण की जो परिभाषा दी थी उसमें यह भी कहा था ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। अब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि से मतलब है, अगर ये कंसेप्ट अगर अपने को समझ में आता है तो बाकी कंसेप्ट अगर अपने को नहीं भी ध्यान में रहते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण की बात की जा सकती है। अब ऑक्सीकरण अंक क्या है, पहले अपने बात करते थे संयोजकता की बात करते थे। ठीक है, अब संयोजकता, कोई भी तत्व अन्य कितने तत्वों के साथ संयोग कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब वो एकल बंध से संयोग कर रहा है, द्विबंध से संयोग कर रहा है, उसके आधार पर अपने से संयोजकता को निकाला जाता था। लेकिन ऑक्सीकरण अंक का मतलब है कि वो संयोग करेगा तो संयोग करने के लिए कुछ उसमें नियम दिए गए हैं, किस प्रकार से उसको संयोग करते हैं, और नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने क्या ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात किया जाता है। तो ऑक्सीकरण अंक में यदि किसी तत्व की वृद्धि को देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे अभी इसी उदाहरण को देखते हैं, तो Na से परिवर्तित किया है अपने Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो, यहां पर Na के ऊपर कोई भी उदासीन परमाणु या अणु जो होता है, उदासीन परमाणु या अणु जो है उसका जो ऑक्सीकरण अंक है, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0। तो इसका मतलब यहां पर सोडियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0 हुआ। अब कोई भी आवेशित स्पीशीज जो है, जैसे यहां पर धनावेश है, तो जितना उसके ऊपर आवेश है तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो यहां पर इसका जो ऑक्सीकरण अंक हुआ सोडियम आयन का, वो कितना हो गया, +1 ऑक्सीकरण अंक है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है, +1 है। तो +1 ऑक्सी होने की वजह से इसका जो ऑक्सीकरण अंक हो गया वो क्या हो गया, +1 हो गया। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि 0 से क्या हो रहा है, इसमें ये +1 भी परिवर्तित हो रहा है। तो 0 से +1 में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि SnCl2 प्लस Cl2 और ये बन गया SnCl4 बन गया। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड
से हमने क्या बना दिया, यहां पर स्टेनिक क्लोराइड बना दिया। ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड। ऑक्सीकरणक निकालते कैसे हैं, जैसे सिंपल सी बात है, SnCl2 के अंदर अपने को ऑक्सीकरणक निकालना है, तो SnCl2 का अगर ऑक्सीकरणक निकालना है, जिस तत्व का ऑक्सीकरणक निकालना है उसे हम X मान लेंगे। जैसे ये X हो गया, कितने Cl जुड़े हुए हैं इसके साथ, 2। ठीक है, और क्लोरीन पर आवेश कितना होता है, -1 होता है, और ये उदासीन अणु है, और उदासीन अणु का ऑक्सीकरण कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x - 2 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई, +2। और ये परिवर्तित किस में हो रहा था, SnCl4 में हो रहा था। तो SnCl4 को अगर डिस्कस किया जाए तो x कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4, एक Cl पर आवेश -1, कितना हो जाएगा, 0। तो x -4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, +4। तो अपने देख सकते हैं कि ऑक्सीकरणक +2 से किस में परिवर्तित हो रहा है, +4 में परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में क्या देखने को मिल रही है, हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बोला जाएगा। या अपने इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, धनावेश में वृद्धि। ठीक है, यहां पर ये +2 है और यहां पर ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो +2 से +4 धनावेश में वृद्धि देखने को मिल रही है, इसलिए भी इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोला जा सकता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इसे नाम दिया जा सकता है। तो किसी भी रूप से आप इसको समझ सकते हैं, आपको जैसे समझ आ रहा है कि धनावेश में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, किसी भी रूप से देखें तो ये अभिक्रिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। ठीक है, यदि अपने को ऑक्सीकरणक निकालना आ जाए किसी भी तत्व का तो आसान है, बाकी चीजों को अपने को ध्यान में नहीं रखना पड़ता कि वो ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर अपने देखें तो जैसे SnCl2 और SnCl4 है, तो यहां तो न तो ऑक्सीजन का योग हो रहा, न ही हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा, न ही ये अपने को आयन के रूप में दिए हुए हैं। तो आयन के रूप में दिए तो भी अपने पहचान ले, तो यहां पर तो इस अभिक्रिया को पहचानने का एक ही हमारे पास तरीका बचता है, और वो तरीका है हमारे पास ऑक्सीकरण अंक का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। यदि ऑक्सीकरण अंक का ज्ञान है तो अपने आसानी से बता सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे पिछले साल जो रीट के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें अपने ये देखा था कि 2FeSO4 और ये परिवर्तित हो रहा था Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3, इस तरह से हमने बना दिया। जैसे इसमें तो उसने XYZ का नाम पूछा था, इसमें कहता है ये X है, ये Y था, ये Z, वो उसमें जिस सीक्वेंस में दे रखा था उस सीक्वेंस में वो XYZ थे। लेकिन यहां पर ये पूछ ले कि यहां पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो, ये भी तो यहां पर पूछा जा सकता है। तो अगर ये बात करता हूं तो मैं FeSO4, यहां पर ये क्या है, फेरस सल्फेट है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि ये क्या है, और ये परिवर्तित किस में हो गया, यहां पर फेरिक ऑक्साइड में, यहां पर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरणक निकालूं X का, तो X सल्फर का 6 और ऑक्सीजन -8, कैसे X और सल्फर का 1 है, 1 की यहां पर अपने ले रहे हैं +6 इसको लिया, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, उदासीन अणु 0। तो ये हो गया x + 6 - 8 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर +2 आ गई। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीकरणक है वो कितना है, +2 है। और यहाँ पर हम ज्ञात अगर करें तो 2x + 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो 2x - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। तो यहां पर आयरन जो परिवर्तित हो रहा है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, +3 ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तित हो रहा है। तो आयरन का ऑक्सीकरण +3 हो रहा है। तो यहां पर अगर अपने देखें तो आयरन +2 से किस में परिवर्तित हो रहा है, +3 में परिवर्तित हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या धनावेश में क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहां पर फेरस सल्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फेरस सल्फेट का यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, अपने को ऑक्सीकरण देखने को मिल रहा है, इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ये चीजें भी यहां पर इसमें डिस्कस की जा सकती है। अब कहे कि जो सल्फर है इस अभिक्रिया में, ये पूछ ले कि सल्फर का मैंने यहां पर क्या लिया, इसको +6 फॉर्म में लिया है, तो कहता है इनमें से कौन सा उत्पाद सल्फर के अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी यहां पर क्वेश्चन आ सकता था कि इनमें से कौन सा उत्पाद सल्फर के अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है, SO2 कर रहा है, SO3 कर रहा है, या दोनों ही कर रहा है। तो देख सकते हैं यहां पर SO2 और SO3,
SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण +4 है और SO3 में सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है, +6 है। तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि सल्फर +6 से किसमें परिवर्तित हो जाए, +4 में। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अभी अपने अपचयन की बात की तो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखें कि दूसरे रूपों में ये किस तरह से क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर इसका क्या देखने को मिल रहा है अपने को, अपचयन के रूप में ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमने यहां पर जो ऑक्सीकरण के जो विभिन्न प्रकार थे, उन ऑक्सीकरण के विभिन्न प्रकारों को हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, धनावेश में वृद्धि या ऋणावेश में कमी होना और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, ये सभी प्रकार ऑक्सीकरण के प्रकार कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपचयन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, या ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, अपचायक पदार्थ क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या उनके कुछ उदाहरणों को किस तरह से इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनको अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।